स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे वीकली टॉपिक्स के पर्सपेक्टिव से। जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर थे, हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 1 जनवरी टू 12 जनवरी का जो समय है, उस दौरान में ये टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर थे। और आप देखिए कि जो लास्ट वीक का जो डिस्कशन है वो हमने नहीं किया था, तो वहाँ से भी कुछ टॉपिक्स हैं उनको इंक्लूड किया गया है इस डिस्कशन के अंदर में। स्टूडेंट्स, पॉलिटी एंड आईआर के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आप देखिए कि गवर्नर का जो पोस्ट है वो कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में था। गवर्नर का जो पोस्ट है वो डिफरेंट स्टेट्स में न्यूज़ में था। फर्स्ट आप देखिए कि तमिलनाडु के वहाँ पे न्यूज़ में था कि गवर्नर के द्वारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो उनका एड्रेस हुआ करता है गवर्नर का, उससे उनके द्वारा जो आप देखिए कि वॉक ओवर है वो किया गया था। सेकंड स्टूडेंट्स, मणिपुर के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा पीस का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके रिगार्डिंग में ये जो पोस्ट है वो न्यूज़ में था। उड़ीसा के जो गवर्नर हैं उनके द्वारा अपना रेजिग्नेशन को सबमिट किया गया प्रेसिडेंट को, तो आप देखिए कि उस वजह से वो जो वहाँ पे गवर्नर का जो पोस्ट है वो न्यूज़ में था। अब आपको इस पोस्ट के रिगार्डिंग में क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जिसको यहाँ पे रीड करना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो गवर्नर पोस्ट है उसके रिगार्डिंग में किस पार्ट के अंदर मेंशन है, कौन से जो आर्टिकल्स हैं उसके रिगार्डिंग में इसका इन्फॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 6 है उसके अंदर में गवर्नर का रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल 153 टू लेकर 167 तक जो गवर्नर के फंक्शंस हैं, जो वहाँ पे डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उसका मेंशन है। तो आपसे क्वेश्चन ने बेसिकली पूछा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर में गवर्नर के रिगार्डिंग में जो प्रोविजंस है वो मेंशन है। गवर्नर का जो ऑफिस है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में, जो गवर्नर का जो ऑफिस है ये हमने कहाँ से बोरो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में। तो आप देखिए कि जो गवर्नर का जो ऑफिस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काफ़ी कुछ इन्फ्लुएंस है, तो वहाँ से हमने ये जो गवर्नर का जो ऑफिस है उसको बोरो किया है। स्टूडेंट्स, जो गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट होता है स्टेट्स के वहाँ पे, जो कि आप देखिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, तो बेसिकली जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो कहाँ से बोरो किया गया है। अपॉइंटमेंट प्रोसेस का जो प्रोविजन है उसको बोरो किया गया कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के वहाँ से। इसके अलावा स्टूडेंट्स, गवर्नर का जो अपॉइंटमेंट है उसके रिगार्डिंग में आप देखिए कि कुछ कन्वेंशंस भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। पॉलिटिकल कन्वेंशन है बेसिकली, वो काफ़ी बार उनके रिगार्डिंग में जो वायलेशन है वो भी हुआ करता है। बेसिकली फर्स्ट कन्वेंशन है कि मिनिमम जो 35 का जो एज है वो होना चाहिए, कि मिनिमम आप देखिए कि 35 का जो एज है उन पर्सन के द्वारा कंप्लीट किया गया हो। सेकेंडली आप देखिए कि वो जो पर्सन है जिनको गवर्नर के रूप से अपॉइंट किया जाएगा वो उस स्टेट से ना बिलोंग करता हो। डेट मीन्स की जो न्यूट्रलिटी का जो प्रोसेस है उसको वहाँ पे कैरी आउट किया जाए उनके द्वारा। और थर्ड आप देखिए कि उनको बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर है उस स्टेट के, उनके साथ में भी जो कंसल्ट है वो किया जाए गवर्नर के अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग में। तो काफ़ी बार ये जो सेकंड प्रोविज़न है और थर्ड प्रोविज़न है, एक तो आउटसाइडर का जो प्रोविज़न है और एक आप देखिए कि जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके साथ में कंसल्टेशन, तो काफ़ी बार इनके रिगार्डिंग में जो वायलेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। सेकंड, अगर हम डिस्कस करें गवर्नर के रिगार्डिंग में, क्या स्टूडेंट्स एक पर्सन है उसको अदर स्टेट का भी जो गवर्नर है, वन या टू स्टेट्स हैं उसका जो गवर्नर है वो अपॉइंट किया जा सकता है। तो आप देखिए कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था उसके अंदर ये प्रोविजन ऐड किया गया था कि एक पर्सन को मोर देन वन जो स्टेट्स हैं उनका भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दिया जा सकता है। तो गवर्नर पोस्ट के रिगार्डिंग में था, बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको रीड करना है, जो कि आप देखिए कि उनका बिल्स के रिगार्डिंग में क्या उनको इम्पोर्टेंट पावर्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 200 है, 201 है, जिसके अंडर में गवर्नर को पावर है बिल को आप देखिए कि जो रिजर्व करने के रिगार्डिंग में, और अपना जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो बिल्स हैं उसके रिगार्डिंग में अपना असेंट है उनको डिलीवर करना है या नहीं करना, या आप देखिए कि रिटर्न करना है असेंबली को या प्रेसिडेंट को रिजर्व के रिगार्डिंग में सेंड करना है बिल। नेक्स्ट, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नेशनल एंथम के पर्सपेक्टिव से है। नेशनल एंथम आप देखिए कि गवर्नर का जो एड्रेस था तमिलनाडु के वहाँ पे, तो गवर्नर एड्रेस के रिगार्डिंग में भी एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। आप देखिए कि गवर्नर के द्वारा स्टेट का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको एड्रेस किया जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट को एड्रेस किसके द्वारा किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वहाँ पे इलेक्शन है, सपोज कीजिए इस ईयर यहाँ पे इलेक्शन है वो कंडक्ट हुए हैं, तो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का जो फर्स्ट सेशन रहेगा आफ्टर द इलेक्शन, जब वहाँ पे ओथ प्रोसेस कंप्लीट होगा, तो गवर्नर के द्वारा जो असेंबली है उसको एड्रेस है वो किया जाएगा।
उसके बाद में आप देखिए कि जो न्यू ईयर है, जो नया साल है, उसका जो फर्स्ट सेशन रहेगा उसका भी एड्रेस आपको देखने के लिए मिलेगा। सेम प्रोविजन प्रेसिडेंट के हैं पार्लियामेंट के रिगार्डिंग में, कि प्रेसिडेंट के द्वारा भी अपना जो एड्रेस है उसको कैरी आउट है वो किया जाता है। जब इलेक्शन प्रोसेस है तो उस टाइम आपको जो 2 टाइम्स आपको जो एड्रेस है वो देखने के लिए मिलता है। जैसे कि आप देखिए 2024 के समय में पार्लियामेंट को 2 टाइम जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा एड्रेस है वो किया गया था। गवर्नर का जो एड्रेस है, प्रेसिडेंट का जो एड्रेस है वो पास करवाना होता है बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा। उसको आप देखिए कि मोशन ऑफ थैंक्स के रूप से हम रीड करते हैं पॉलिटी का जो बुक है उसके अंदर में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेशनल एंथम के पर्सपेक्टिव से है। तो नेशनल एंथम है उसको आप देखिए कि नहीं गाया गया था तमिलनाडु के वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिटिकल कन्वेंशन है कि सेशन का जब कंप्लीट होता है तो उस समय भी वहाँ पे जो नेशनल एंथम है उसको जो गाया है वो जाता है। तो नेशनल एंथम के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन कि फर्स्ट टाइम नेशनल एंथम है वो कब गाया गया था इंडिया के अंदर में। तो स्टूडेंट्स इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो 1911 का जो कांग्रेस सेशन है जो कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था, कैलकाटा के वहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ, वहाँ पे फर्स्ट टाइम इसको गाया गया था। इनके द्वारा लिखा गया है, आप देखिए रविंद्रनाथ टैगोर साहब के द्वारा इसको लिखा गया है। जो हमारा जनगण मन है, नेशनल एंथम है, और हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी आर्टिकल आप देखिए कि आर्टिकल 51A के अंडर में जिनको इंसर्ट किया गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन के बाद में। तो फर्स्ट जो ड्यूटी है उसके अंदर में एवरी सिटीजन का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बताया गया है कि नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है उसको रेस्पेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, याद ये रखना है कि जो नेशनल सॉन्ग है जो कि बंकम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है या चट्टोपाध्याय के नाम से भी उनको जानते हैं। तो आप देखिए कि उसको 1896 का जो कोलकाता सेशन था कांग्रेस का वहाँ पे फर्स्ट टाइम गाया गया था। और उसका जो मेंशन है वो फंडामेंटल ड्यूटी का जो पार्ट 1 है उसके अंदर नहीं है। नेशनल सॉन्ग का जो मेंशन है वो नहीं है, एंथम का ही है ओनली वहाँ पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें, दिल्ली इलेक्शन न्यूज़ के अंदर में था और वोटिंग का जो लिस्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। तो आप देखिए कि दिल्ली के अंदर लेजिस्लेटिव असेंबली है, 3 हमारे यहाँ पे यूनियन टेरिटरी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है। दिल्ली के रिगार्डिंग में 2-3 एक्सेप्शन है। एक एक्सेप्शन है काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से 10% जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके जो 10% है उन्हीं को मिनिस्टर के रूप से अपॉइंट किया जा सकता है, जो कि नॉर्मल स्टेट एंड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं उनकी रिगार्डिंग में 15% का प्रोविजन आपको देखने के लिए मिलेगा 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में। दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको सेटअप किया गया था। आप देखिए कि 69 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू उसको सेटअप किया गया था। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें स्टूडेंट, दिल्ली का जो स्टेट लिस्ट है उसके 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जो दिल्ली का गवर्नमेंट है उसके अंडर में नहीं आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिसके अंदर वन आप देखिए कि लैंड है, पुलिस है, पब्लिक ऑर्डर है। वोटिंग लिस्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट आपको जो राइट टू वोट का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि अगर आपको वोट करना है इलेक्शन के अंदर में तो आप देखिए कि जो राइट टू वोट है वो बेसिकली क्या है, क्या ये आपका ये फंडामेंटल राइट है, क्या ये आपका लीगल राइट है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। यूपीएससी के द्वारा 2017 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसका जो राइट आंसर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी आप देखिए अपने जजमेंट्स के अंदर में इसको रेफर किया गया है कि आपका जो राइट टू वोट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। वोटिंग लिस्ट को प्रिपेयर करना होता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, समय समय पर इसके रिगार्डिंग में प्रोग्राम्स भी आप देखिए कि कंडक्ट होते हैं कि वोटर्स अपना जो नेम है उसको ऐड करें जिन जिन पर्सनस का डेथ हो गया है या अदर एरियाज़ के अंदर वो उनका मूव हुआ है। तो आप देखिए कि उनके द्वारा अपना जो वोट है उसको रिमूव है वो भी कर सकते हैं। वोटर लिस्ट के रिगार्डिंग में बेसिकली न्यूज़ ये था कि इसके रिगार्डिंग में कुछ फ्रॉड जो वोटर्स हैं उसका जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा एक दूसरे के अगेंस्ट में जो एलिगेशंस वो लगाए गए। तो जब भी हम वोटिंग लिस्ट के बारे में डिस्कस करते हैं तो आपको बीएलओ का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि लोकल लेवल के ऊपर जो बूथ लेवल का ऑफिसर हुआ करता है एक बीएलओ, जो कि आपको मैक्सिमम गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं जिसके कि आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन का तो कोई डिपार्टमेंट है नहीं, अदर डिपार्टमेंट से जो ऑफिशियल्स हैं वो ही लिए जाते हैं। नॉर्मल आपको जो टीचर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे बीएलओ के रिगार्डिंग लोकल किसी स्कूल से रिलेटेड, और उन्हीं के द्वारा वार्ड वाइज वे के अंदर जो लोकल बूथ है उसके जो ऑफिसर हैं वो हुआ करते हैं, उन्हीं के द्वारा जो अपडेट है वो की जाती है वोटिंग का जो लिस्ट है। वोटिंग का एज के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो स्टूडेंट 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बारे में आपको पता होना चाहिए
कि जिसके थ्रू जो वोटिंग का एज है वो 21 ईयर से रिड्यूस करके 18 ईयर से वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, केरल के वहाँ पे डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि एक्ट है वो लाया गया था 2021 के समय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो डैम सेफ्टी एक्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट्स अब आपको जो डैम सेफ्टी है उसके रिगार्डिंग में रीड क्या करना है। एक तो आप देखिए कि उस 2021 के एक्ट के थ्रू डैम सेफ्टी अथॉरिटी है उसको क्रिएट किया गया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो माना कि डैम्स का जो रेगुलेशन है वो उन्हीं के द्वारा कैरी आउट किया जाएगा। तो बेसिकली आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जो डैम है, जो बांध जो बनते हैं, ये जो सब्जेक्ट है इसको रेगुलेट करना, कंट्रोल करना, ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का है या स्टेट गवर्नमेंट का है? क्योंकि आप देखिए कि प्रिजन के रिगार्डिंग में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा कि जो जेल हैं वो कौन सा सब्जेक्ट के अंदर में आते हैं। जेल आपको किसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे? स्टेट लिस्ट के अंदर में। ये डैम सेफ्टी के रिगार्डिंग में आपको जो डैम्स है उनके रिगार्डिंग में रीड करना है कि कौन सा जो लिस्ट है उसके अंदर इसका मेंशन है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड राइट टू प्राइवेसी है, कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में थे। राइट टू इन्फॉर्मेशन क्यों न्यूज़ के अंदर में था? आप देखिए कि एडिटोरियल है वो पब्लिश हुआ था कि हमारे जो इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स हैं उनका अपॉइंटमेंट का जो डिले प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में। राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं आपको MKSS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। मजदूर किसान शक्ति संगठन है, इसके अलावा आप देखिए कि अरुणा रॉय हैं, निखिल डे हैं, ऐसे कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जो इस वर्किंग प्रोसेस से रिलेटेड हैं, जिनके द्वारा राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो राइट है एवरी पर्सन को यहाँ पे प्रोवाइड हो। और आप देखिए कि 2015 के समय इसको इम्प्लीमेंट है वो भी किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। कुछ यहाँ पे लिमिटेशंस भी हैं। राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो सेक्शन 8 है उसके अंदर में कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं, कंट्री का सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, फ्रेंडली रिलेशन विद द नाइबर कंट्रीज। तो आप देखिए वो क्राइटेरिया है, उनकी बेसिस पे कुछ इन्फॉर्मेशन है उसको डिनाई है वो भी किया जाता है। बट कोई भी इंस्टीट्यूशन वो आप देखिए कि अगर वो पब्लिक अथॉरिटी है, पब्लिक अथॉरिटी वहाँ पे क्रिएट हुआ है तो उनको जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करना होगा। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसका अपॉइंटमेंट होगा उस इंस्टीट्यूशन के द्वारा और उनको अपना जो इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर से प्रोवाइड करना होगा। क्या स्टूडेंट्स, हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के CGI हैं उनका जो ऑफिस है वो भी यहाँ पे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में है। तो आप देखिए कि वो भी आपको राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंडर में देखने के लिए मिलेगा प्रेजेंट समय में। राइट टू प्राइवेसी क्यों न्यूज़ के अंदर में है? राइट टू प्राइवेसी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आप देखिए कि KS पुट्टास्वामी केस के अंडर में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ, उसके अंडर में इसको कवर किया गया। स्टूडेंट्स, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन है वो कौन से आर्टिकल के अंडर में है? क्या आर्टिकल 21 के अंडर में है या आप आर्टिकल 19 के अंडर में है? ये आपको रीड करना है और कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। जैसे डैम्स के पर्सपेक्टिव से आपको कमेंट सेक्शन के अंदर इन्फॉर्म करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि ड्यूल सिटीजनशिप है वो भी न्यूज़ के अंदर में। राइट टू प्राइवेसी क्यों न्यूज़ के अंदर में था? ये KS पुट्टास्वामी केस न्यूज़ में आया है। बेसिकली हमारे जो न्यू डाटा प्राइवेसी के जो लॉज हैं जिनको कि ड्राफ्टिंग फेज के अंदर पब्लिक डोमेन के अंदर रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इस वजह से ये न्यूज़ में थे। तो इसी वजह से आपको राइट टू प्राइवेसी का जो केस है वो पता होना चाहिए। ड्यूल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो भी न्यूज़ के अंदर में था। अब आप देखिए इसके रिगार्डिंग में भी एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था कि ड्यूल सिटीजनशिप इंडिया के अंदर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हमारे इंडिया के अंदर में प्रेजेंट समय में कौन सा कॉन्सेप्ट है? सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट, जो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है ये हमने कहाँ से बोरो किया है, कहाँ से ये लिया है? आप देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में क्या US कॉन्स्टिट्यूशन से हमने बोरो किया है? तो ये कॉन्सेप्ट आपको बेसिकली ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से देखने के लिए मिलेगा। सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है, सिटीजनशिप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट के अंदर में मेंशन है? आप देखिए कि पार्ट 2 है उसके अंदर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में मेंशन है। आर्टिकल 5 to 11 है, आर्टिकल 5 to 11 है। आर्टिकल 11 के अंदर बताया गया है कि पार्लियामेंट हाईएस्ट अथॉरिटी है जिनके द्वारा सिटीजनशिप है उसको डिटरमाइन है वो किया जाएगा। तो आपको जो सिटीजनशिप गेन करने के जो 5 वेज हैं उसके रिगार्डिंग में भी आपको पता होना चाहिए, जिनको कि ब्रांड नेम का जो निमोनिक है उससे हम जानते हैं। बर्थ है, रजिस्ट्रेशन है, एक्वायर ऑफ टेरिटरी है, नेचुरलाइजेशन है और आप देखिए कि डिसेंट है। इसके अलावा आप देखिए कि 3 वेज हैं जिसके थ्रू आप अपना जो सिटीजनशिप है उसको लॉस करते हो। आप देखिए कि आपको यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्ट किया जाए, इसके अलावा आपको डिप्राइव किया जाए किसी स्टेट से और आपका जो सिटीजनशिप है उसको टर्मिनेट कर दिया जाए।
तो ये सिटीजनशिप के रिगार्डिंग में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, उस प्रोविजंस के बारे में रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि 2025 का जो ईयर है, यूएन ईयर ऑफ इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स के रूप से इसको रिकॉग्नाइज किया गया है यूएन के द्वारा। अब आपको यहाँ पे जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि कौन से आर्टिकल्स हैं जिसके अंदर में बेसिकली आप देखिए कि जो कोऑपरेटिव्स है उसके रिगार्डिंग में मेंशन है। तो आर्टिकल जो 19 है, आर्टिकल 19 के अंदर में आपको जो एसोसिएशन का जो फॉर्मेशन है उसके अंदर कोऑपरेटिव वर्ड है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए कि आर्टिकल जो 43B है जो डीपीएसपी के अंडर में है, वहाँ पे भी आपको जो कोऑपरेटिव्स है उसका यहाँ पे मेंशन है, कोऑपरेटिव्स के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। और आर्टिकल 243 जेड से लेकर जेड टी तक के जो प्रोविजंस है वहाँ पे भी कोऑपरेटिव्स के बारे में मेंशन है। 2025 का जो ईयर है यूएन ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन जो आपको रीड करना है कि स्टेट्स के वहाँ पे जो कोऑपरेटिव्स हैं उसके अंदर में जो मैक्सिमम टेन्योर है बोर्ड का है वो कितना हुआ करता है, कितने जो टोटल मेंबर्स हैं, क्या 21 टोटल मेंबर्स हैं जिनको कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज हैं उसके रिगार्डिंग में अपॉइंट है वो कर सकते हैं बोर्ड के अंदर में। तो इस तरीके से आपको रीड करना है इस टॉपिक को। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये क्यों न्यूज के अंदर में था। आप देखिए कि इसके बेसिकली आपको 5 तो परमानेंट मेंबर हुआ करते हैं, 10 आप देखिए कि नॉन परमानेंट मेंबर हैं वो हुआ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है वो न्यूज़ में इस वजह से था कि वहाँ पे जो परमानेंट जो मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, अब वो तो आप देखिए कि बेसिकली फिक्स है। नॉन परमानेंट जो मेंबर्स हैं वो 2 ईयर के लिए अपॉइंट होते हैं, तो इसके अंदर पाकिस्तान है उसको भी ऐड किया गया। तो इसी वजह से इसके रिगार्डिंग में एक आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था, शायद दिसंबर या जनवरी के फर्स्ट वीक के दौरान में वो पब्लिश हुआ था। तो आपको सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि जो एरिया वाइज जोग्राफिकल एरियाज डिसाइडेड हैं उनका कुछ कोटा है वो हुआ करता है। इंडिया भी काफ़ी बार नॉन परमानेंट मेंबर के रूप से अपॉइंट हुआ है सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर की रिगार्डिंग में। और आप देखिए कि इंडिया का एक यहाँ पे एक बेसिकली इनिशिएटिव भी है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को रिफॉर्म किया जाए, जिसको कि हम G4 कंट्रीज के नाम से जानते हैं। पाकिस्तान वहाँ पे ऐड हुआ है। तो आप देखिए कि एक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में अनफॉर्मल जो मीटिंग्स है उसके रिगार्डिंग में एररी प्लान है वो हुआ करता है। तो उस प्लान के थ्रू आप देखिए कि पाकिस्तान के द्वारा कोई एंटी इंडिया जो डिप्लोमेटिक मूव्स है उसको ना कैरी आउट किया जाए, उसको भी मेंशन किया गया था आर्टिकल के अंदर में। इनफॉर्मल समिट का ये कॉन्सेप्ट है, तो ये आपको रीड करना है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया और अफगानिस्तान है वो क्यों न्यूज़ के अंदर में थे, क्योंकि अफगानिस्तान के वहाँ पे तालिबान का पावर है प्रेजेंट समय में। इंडिया के द्वारा तालिबान के साथ में किसी तरीके के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो नहीं मेंटेन किए गए, बट तालिबान के साथ में आप देखिए कि इंडियन अथॉरिटीज़ और तालिबान का जो डिस्कशन है उसको रिसेंटली न्यूज़ में था। तो क्या इन्फॉर्मेशन आपको होना चाहिए तालिबान के रिगार्डिंग। तालिबान के रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि आप देखिए कि उस मीटिंग के अंदर में इंडिया के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको एंडोर्स किया गया तालिबान का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, कि इंडिया के द्वारा इस काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए गए हैं, जिसके अंदर में आप देखिए कि सलमा डैम है, सैतूत डैम है। सलमा डैम एंड सैतूत डैम वहाँ पे इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर के रिगार्डिंग में है। इंडिया के द्वारा आप देखिए कि जेरान से लेकर डेलाराम तक का जो रोड है उसका कंस्ट्रक्ट किया गया। अफगानिस्तान का जो पार्लियामेंट है उसका जो आप देखिए कि जो इंस्टीट्यूशन है उसको क्रिएट इंडिया के द्वारा कैरी किया गया। और भी काफ़ी सारे इंडिया के वहाँ पे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के रिगार्डिंग में हो, रोड का जो कंस्ट्रक्शन हो उसके रिगार्डिंग में हो। और अफगानिस्तान का आप देखिए कि आपको बोमियान बुद्धिज्म का जो स्टैचू है उसके रिगार्डिंग में आपको इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। यूपीएससी ने उसके रिगार्डिंग में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है। बोमियान बुद्धिज्म है वो कहाँ पे सिचुएटेड है। एक स्टैचू है आप देखिए कि लॉर्ड बुद्धा का, उसको बाद में डिस्ट्रॉय है वो कर दिया गया था तालिबान के द्वारा 2000 के समय में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इंडिया और कतर है। इंडिया और कतर क्यों न्यूज़ में थे, क्योंकि कतर के वहाँ पे इंडिया के जो फॉरेन अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं वो विजिट के लिए गए थे। कतर आप देखिए कि कतर के वहाँ पे कुछ इंडियन पर्सन्स को जेल के अंदर भी रखा गया था, उनमें मैक्सिमम पर्सन्स को रिलीज करवा लिया गया है, एक पर्सन स्टिल वहाँ पे हैं। और इंडिया और कतर के जो रिलेशन है, जैसे कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग में, जिसमें स्पेशली आप देखिए कि जो नेचुरल गैस है, जो यहाँ पे आपको जो फर्टिलाइजर्स का जो सेक्टर है उसके अंदर में कतर का एक इम्पोर्टेंस है स्टूडेंट। तो उसकी पर्सपेक्टिव से भी जो डिस्कशन है वो वहाँ पे किया गया। कतर का लोकेशन आपको देखना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यमन भी न्यूज़ में था, यमन न्यूज़ के अंदर में था। ब्लड मनी का जो कॉन्सेप्ट है वो न्यूज़ के अंदर में था।
तो यमन को आपको किस तरीके से याद रखना है? यमन को आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि यमन के वहाँ पे जो इंडियन पर्सन है वो जेल के अंदर में है। होती रेबल्स के द्वारा मैक्सिमम एरिया को कैप्चर किया गया है। होती रेबल्स आप देखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, होती रेबल्स का जो प्रेजेंस है वो किस एरिया के अंदर में है, हमास का जो प्रेजेंस है वो कहाँ पे है। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। होती रेबल्स आपको पता होना चाहिए यमन के वहाँ पे हैं। यमन के वहाँ पे एक इंडियन पर्सन है जो जेल के अंदर में है एक मर्डर चार्ज के रिगार्डिंग में, उनको डेथ पनिशमेंट है वो अनाउंस किया गया। तो ब्लड मनी का जो कॉन्सेप्ट है उनके थ्रू उनको रिलीज कर दिया जाए। ब्लड मनी आप देखिए कि बेसिकली जो इस्लामिक जो प्रैक्टिस है वो हुआ करता है कि जो पर्सन जिनका डेथ हुआ है उनकी फैमिली के द्वारा उनको फॉरगिव कर दिया जाए, उनको कुछ यहाँ पे सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए उन पर्सन के द्वारा, तो उनका रिलीज है वो हो सकता है। यमन का लोकेशन आपको देखना है मिडिल ईस्ट के वहाँ पे, कतर का लोकेशन आपको देखना है, अफगानिस्तान के बारे में इंडिया और अफगानिस्तान के जो काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं, चाहे चाहबार पोर्ट हो या डिफरेंट अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स आर्ट एंड कल्चर के जो टॉपिक्स हैं या सोशल जो टॉपिक्स न्यूज़ के अंदर में थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है वो न्यूज़ के अंदर में था। स्टूडेंट सूफीज़म के बारे में जब भी हम रीड करते हैं इंडिया के अंदर सूफीज़म के पर्सपेक्टिव से, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है ये आपको जो ऑर्डर है वो देखने के लिए मिलेगा। चिश्ती ऑर्डर का इनके द्वारा इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सूफीज़म के अंदर में और भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हैं इंडिया के अंदर में, 4 आपको जो डिफरेंट ऑर्डर्स हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो चिश्ती ऑर्डर है वो किनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। कब इनके द्वारा किया गया था? तो इनका जो टाइम पीरियड है वो बेसिकली आप देखिए कि दिल्ली सल्तनत का जो एरा है उस समय इनका जो टाइम पीरियड है वो हुआ करता था। तो उस समय में बेसिकली स्टूडेंट जो सूफीज़म एंड भक्ति का जो भक्ति मूवमेंट है, सूफी मूवमेंट है, उसके जो इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, उसके रिगार्डिंग में हर एक साल यूपीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन हैं वो पूछे गए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो न्यूज़ के अंदर में था। एक तो आप देखिए कि 2024 के समय में इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो डिस्कवरी है उसके ऑफिशियली जो 100 ईयर्स हैं वो कंप्लीट हुए, जो कि बेसिकली जॉन मार्शल नाम के जो पर्सन हैं जिनके द्वारा आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को हेड किया गया था। हमारे यहाँ पे जो डीआर बनर्जी हैं, आरडी आप डीआर सानी हैं, आरडी बनर्जी नाम के जो पर्सन है वो हुआ करते थे, उनके द्वारा उस वर्क को कैरी आउट किया गया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो स्क्रिप्ट है जिसको कि अभी आप देखिए कि जो डेसिफर है वो नहीं किया गया, तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा एक उसके ऊपर कुछ प्राइज है वो भी रखा गया था कि उसको जो डेसिफर है वो किया जाए, जो आर्कोलॉजिस्ट है उनके द्वारा। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोकेशंस को प्रैक्टिस जरूर से कर लें, कहाँ पे उनका जो साइट है, कौन सा साइट इंडिया के अंदर है, कौन सा साइट पाकिस्तान के अंदर में है, और कौन सा ऐसा साइट है जहाँ पे किसके एविडेंस है वो मिले हैं। क्योंकि 2019 का जो प्रीलिम्स का पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था, एक साइट है वो बता दी गई थी और क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था कि इनमें से कौन सा ऐसा साइट है जो इंडिया के अंदर नहीं सिचुएटेड है। इसका जो नॉर्दर्न साइट है, सदर्न साइट है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइट्स है वो भी आपको पता होना चाहिए कि चाहुंदारो क्या इसका जो वेस्टर्न मोस्ट साइट है, या नॉर्दर्न साइट है वो गुपकराल है, या आप देखिएगा यहाँ पे जो मेरठ के पास में इसका जो नया साइट डिस्कवर हुआ है, क्या ये इसका ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो सिचुएटेड है। रिवर्स कौन सा फ्लो किया करती हैं स्टूडेंट्स? लोथल का जो एरिया है वो भी न्यूज़ में था। वहाँ पे आप देखिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरी टाइम म्यूजियम है उसको डेवलप किया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा। तो इस वजह से जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आपको न्यूज़ में देखने के लिए मिलेगा। गुरु गोबिंद सिंह न्यूज़ में थे, उनका जो प्रकाश पर्व है उसको ऑब्जर्व किया गया। तो आप देखिए कि गुरु गोबिंद सिंह के जो सन्स हैं बेसिकली उनकी मेमोरी के अंदर में हम जो वीर बाल दिवस है उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो गुरु गोबिंद सिंह का जो टाइम पीरियड है, गुरु गोबिंद सिंह का जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, खालसा का जो इस्टेब्लिशमेंट है, आप देखिए कि जो मार्शल आर्ट हुआ करती थी गट का, जिसको कि गुरु तेग बहादुर के द्वारा प्रमोट किया गया था। गुरु तेग बहादुर हैं, गुरु हरगोबिंद हैं, उनके द्वारा उसको प्रमोट किया गया था। पर गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वारा जब खालसा का इस्टेब्लिशमेंट किया जाता है 1699 के समय में, तो कैसे उनके द्वारा उनको यूटिलाइज किया गया बेटर वे के अंदर में। जो निहिंग सिख हुआ करते हैं जिनके द्वारा ब्लू कलर का जो ड्रेस है वो पहना जाता है। तो इनका जो लाइफ टाइम पीरियड है, आनंदपुर साहिब से इनका जो इम्पोर्टेंस है उसके रिगार्डिंग में आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड करनी चाहिए। हो सकता है कोई क्वेश्चन है वो आपसे पूछ लिया जाए इस तरीके से। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में है। स्टूडेंट्स प्रवासी भारतीय दिवस में न्यूज़ के अंदर में था, 18th एडिशन है जो प्रवासी भारतीय दिवस का, उसको सेलिब्रेट किया गया। प्रवासी भारतीय दिवस का सेलिब्रेशन कब स्टार्ट हुआ था? 2003 के समय में।
2003 से लेकर 2015 तक आप देखिए कि एनुअल बेसिस पे कंडक्ट होता था, फिर इसको 2 ईयर बेसिस पे चेंज किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। प्रवासी भारतीय दिवस किसका मेमोरी के अंदर सेलिब्रेट होता है? 9 जनवरी 1915 के समय में, 1915 के समय एम के गांधी हैं, अफ्रीका से इंडिया के लिए आए थे, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं, इंडियन जो लेबरर्स वहाँ पे गए थे, उनको जो बेसिक राइट्स प्रोवाइड करने की रिगार्डिंग, तो उसी का मेमोरी के अंदर में उनका जो रिटर्न का जो मेमोरी है उसके अंदर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस को। तो ये प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में था जो, और आपको एक और वर्ड यहाँ पे पता होना चाहिए, गिरमिटिया कंट्रीज। गिरमिटिया कंट्री कौन से हुआ करते हैं? ऐसे कंट्री जहाँ पे इंडिया का जो लेबरर पर्सन है जिनको कि ले जाया गया था इंडिया से, जो ब्रिटिश अथॉरिटीज हैं जिनके द्वारा ले जाया गया, वहाँ पे उनका जो प्रेजेंस है प्रेजेंट समय में, तो उनको गिरमिटिया कंट्रीज के नाम से जाना करते हैं। प्रवासी भारतीय जो सम्मान अवार्ड है उसका जो कमेटी है, सम्मान अवार्ड किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो तो आपको प्रेसिडेंट के थ्रू देखने के लिए मिलेंगे, बट उसका जो कमेटी है वो हेड की जाती है वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा। टोडा ट्राइब है जो कि आप देखिए कि आपको सदर्न पार्ट के अंदर देखने के लिए मिलेगा, सदर्न पार्ट, वेस्टर्न घाट का जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे, और भी काफ़ी सारी ट्राइब्स हैं वहाँ पे। इरूला जो ट्राइब है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है। तो स्टूडेंट, जो टोडा ट्राइब है वो न्यूज़ के अंदर में थे अपना, वहाँ पे एक उनका जो टेम्पल है, टेम्पल के अंदर जो मीटिंग है उस दौरान में द हिंदू के अंदर फोटो है उसको पब्लिश किया गया था। तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ये है कि जो वेस्टर्न घाट का जो ट्राइब्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए, कोई कौन कौन सी जो ट्राइब है वो वहाँ पे पाई जाती हैं वेस्टर्न घाट के सदर्न पार्ट के एरिया के अंदर में। गढ़चिरौली की रिगार्डिंग में एक रिपोर्ट था। गढ़चिरौली आप देखिए कि महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे है। नक्सल मूवमेंट का जो प्रेजेंस है, आपको नक्सल मूवमेंट से रिलेटेड आपको काफ़ी सारे जो एक्शंस हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे गढ़चिरौली के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, उन्हें जो डिस्ट्रिक्ट्स के एरिया है जहाँ पे अल्कोहल है उसको बैन किया जाए, कुछ स्टेट्स कुछ डिस्ट्रिक्ट्स के वहाँ पे जो अल्कोहल है वो बैन भी है। तो आपको अल्कोहल के पर्सपेक्टिव से डीपीएसपी का जो आर्टिकल है, आर्टिकल 47, वो आपको पता होना चाहिए। गांधीयन फिलोसफी है कि जो हमारा न्यूट्रिशनल लेवल है उसको इम्प्रूव करना है, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स है उसको आप देखिए कि बैन करना है। तो बेसिकली आर्टिकल 47 के अंदर उसके रिगार्डिंग में मेंशन है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाएगा कि कहाँ पे जो इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक्स है उसके बैन के रिगार्डिंग में मेंशन किया गया है। फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटी, प्रियम्बल। तो आपको पता होना चाहिए कि डीपीएसपी के आर्टिकल 47 के अंदर भी वो मेंशन है। स्टूडेंट्स, आप देखिए कि यूनिक डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन है, इस रिपोर्ट को पब्लिश किया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, और हमारे जो स्कूल्स हैं उसके अंदर एनरोलमेंट परसेंटेज है वो यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। एनरोलमेंट का जो डाटा है वो शो करता है कि जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैं वो डिक्रीज हुए हैं स्कूल्स के अंदर में। स्कूल्स का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्रोजेक्ट है उसके रिगार्डिंग में भी रिपोर्ट के अंदर बताया गया। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये जो रिपोर्ट डाटा है उसके बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इकोनॉमी के रिगार्डिंग में आप देखिए ये एक टॉपिक है वो न्यूज़ के अंदर में था। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है, ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, क्योंकि इंडिया के द्वारा अपने जो गोल्ड हैं उनको बेसिकली डिपॉजिट है वो किया गया था, इस वजह से ये जो इंस्टीट्यूशन है वो न्यूज़ में था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे काफ़ी लंबे समय तक, और आप देखिए कि उनके द्वारा जो न्यूक्लियर टेस्ट है, इंडिया के जो 2 न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट हुए थे, 1974 का जो आप देखिए कि स्माइलिंग बुद्धा है, 98 का जो मिशन शक्ति है, बोथ न्यूक्लियर टेस्ट के अंदर में उनका एक इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। चिदम्बरम सर हैं जिनका डेथ हुआ, उस वजह से वो न्यूज़ के अंदर में थे। पीएम का जो प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर क्या हुआ करता है? पीएम का जो साइंटिफिक एडवाइजर मीन्स आप देखिए कि स्पेशली जो साइंस के जो सेक्टर्स हैं, कोई भी आप देखिए कि इनोवेटिव सेक्टर है उसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन इनके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया के जो न्यूक्लियर टेस्ट है उसके रिगार्डिंग में आपको एक तो आप देखिए कि मिशन का जो नेम है वो पता होना चाहिए। पोखरण है राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है वहाँ पे ये जो न्यूक्लियर टेस्ट है वो कंडक्ट हुए थे। फर्स्ट जब टेस्ट कंडक्ट होता है 1974 के समय में, तो आप देखिए कि काफ़ी सारे जो ग्लोबल कंट्रीज है उनके द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में जो सैंक्शंस है वो लगाए गए थे। सेकंड के बाद में भी लगाए गए थे सैंक्शंस बेसिकली। 1974 के समय में स्टूडेंट्स आपको जो बेसिकली इंटरनेशनल जो एनर्जी एजेंसी है उसका क्रिएशन आपको देखने के लिए मिलेगा उसी दौरान में। 98 की जब इंडिया के द्वारा जब टेस्ट को कंडक्ट किया गया तो आप देखिए कि वेस्टर्न पावर्स के द्वारा सैंक्शन था, बट इंडिया के द्वारा जब मनमोहन सिंह सर हैं वो भी न्यूज़ में थे, तो आप देखिए कि
उनका भी डेथ हुआ था, तो इसी वजह से वो दिसंबर के समय न्यूज़ में थे। तो बेसिकली उनका जो कंट्रीब्यूशन था 98 का जो टेस्ट है, उसके बाद में जो यूएस के साथ में जो सिविल न्यूक्लियर डील है वो इंडिया के द्वारा कैरी है वो किया गया था। न्यूक्लियर टेस्ट का जो मिशन का जो कोड नेम है स्माइलिंग बुद्धा है, मिशन शक्ति है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स रीजन्स के पर्सपेक्टिव से, जो रीजन यहाँ पे न्यूज़ में थे, आप देखिए कि ग्रेट निकोबार है, निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से न्यूज़ के अंदर में है। वहाँ पे गेलेथा बे है, गेलेथा बे भी न्यूज़ के अंदर में है। रीड आपको क्या करना है, क्योंकि आप देखिए कि 2014 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उसके अंदर 10 डिग्री जो किसको यहाँ पे सेपरेट करता है, 10 डिग्री जो पास है। जब भी हम अंडमान एंड निकोबार के पर्सपेक्टिव से रीड करें तो आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको ये भी होना चाहिए कि हमारा जो डंकन पास है वो कौन सा जो आइलैंड है उसको सेपरेट करता है। गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो हमारे परमवीर चक्र के जो रेसिपिएंट्स हैं उनके नेम के ऊपर भी काफ़ी सारे आइलैंड्स हैं, उनका जो नाम है वो चेंज किया गया है अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है, निकोबारी जो ट्राइब है ये कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में है, क्या उनको इम्पैक्ट होगा ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट की वजह से, जहाँ पे कि आप देखिए कि काफ़ी कुछ जो डेवलपमेंट है जो हमारा स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव से है उसका भी उसके पर्सपेक्टिव से भी लोकेशन है वो इम्पोर्टेंट है। बस्तर रीजन नक्सल एंटी नक्सल जो ऑपरेशंस है उसकी वजह से न्यूज़ में था। तो बस्तर रीजन आपको पता होना चाहिए, जो सदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे ये रीजन है वो सिचुएटेड है। एक रेड कॉरिडोर रीजन भी काफ़ी बार आपको नक्सल जो मूवमेंट्स हैं, नक्सल का जो ऑपरेशंस है उसके रिगार्डिंग में देखने के लिए मिलता है। और इंडिया का जो बिगेस्ट इंटरनल जो आप देखिए कि सिक्योरिटी का जो थ्रेट है रेड कॉरिडोर का एरिया, तो रेड कॉरिडोर का एरिया है वो काफ़ी सारे स्टेट्स के वहाँ पे है, जिसके अंदर महाराष्ट्र का जो गढ़चिरौली एरिया है उसको भी इंक्लूड किया गया है। महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, आप देखिए कि झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, ये सब एरियाज हैं उनको कवर किया गया है रेड कॉरिडोर के एरिया के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ग्रीनलैंड है, यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ग्रीनलैंड को मेंशन किया गया था। ग्रीनलैंड कहाँ पे सिचुएटेड है, यूएस के ही नियर बाई एरियाज के अंदर में सिचुएटेड है। सपोज कि यूएस का ये टेरिटोरियल एरिया है, ये यूएस के नदर्न पार्ट के अंदर कनाडा है, यहाँ पे आपको जो ग्रीनलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। ग्रीनलैंड आप देखिए कि बेसिकली ये जो प्रेजेंट समय में किसके अंडर में है, ये आपको कनाडा के अंडर में, सॉरी डेनमार्क के अंडर में देखने के लिए मिलेगा ग्रीनलैंड का जो एरिया है। अब ये बेसिकली स्टूडेंट्स जो आने वाले समय के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो डिमांड है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो डिमांड है उसको फुलफिल करने की रिगार्डिंग में जो रिजर्व्स हैं वहाँ पे प्रेजेंस है ग्रीनलैंड के वहाँ पे। तो इस वजह से भी वहाँ पे डिमांड है कि मैक्सिमम अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको सेटअप किया जाए। यूएस के जो प्रेसिडेंट है उनके द्वारा ग्रीनलैंड के पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया था, तो इसी वजह से ये प्लेस आपको पता होना चाहिए। ये जो एरिया है अटलांटिक ओशन एंड आर्कटिक ओशन है, उससे ये कनेक्टिविटी को सेटअप करता है, अटलांटिक एंड आर्कटिक के साथ में अपना जो कनेक्टिविटी। स्टूडेंट्स अटलांटिक ओशन एंड पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने वाला जो कैनाल है जिसको कि हम पनामा कैनाल के नाम से जानते हैं, पनामा कैनाल है वो आप देखिए कि यूएस के द्वारा वहाँ पे पनामा को दिया गया था, पर चाइनीज जो कंपनीज है उनका प्रेजेंस वहाँ पे इंक्रीज होने की वजह से अब यूएस का डिमांड है कि उसको फिर से वापस से लिया जाए और अपना जो ट्रेड है उसको कैरी आउट किया जाए स्मूथ वे के अंदर में। तो पनामा कैनाल है, सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका की जो कंट्रीज है वहाँ पे पनामा के वहाँ पे सिचुएटेड है। और आप देखिए कि जो अटलांटिक जो यहाँ अटलांटिक ओशन है उसको आप पैसिफिक ओशन के साथ में ये कनेक्ट करता है, ट्रेड के बूस्ट के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। अमेजन रेन फॉरेस्ट बेसिकली आप देखिए कि 2024 का जो ईयर है वो किस तरीके से रहा था अमेजन की रिगार्डिंग में, ब्राज़ील के अंदर जिनका मैक्सिमम प्रेजेंस है, और अमेजन रेन फॉरेस्ट आपको अदर जो कंट्रीज है वहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली आप देखिए कि 24 के दौरान में वहाँ पे जो ड्रोट का सिचुएशन ऑब्जर्व किया गया, तो वाइल्ड फायर का जो सिचुएशन है उसको ऑब्जर्व किया गया, तो उसी के रिगार्डिंग में ये मेंशन है वो किया गया था अमेजन रेन फॉरेस्ट के पर्सपेक्टिव से। लोकेशन आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना होगा जिससे कि आपका बेटर वे के अंदर जो लोकेशंस हैं वो डेवलप होंगी। अपना जो एटलास है उसको ओपन कीजिए, अमेजन रेन फॉरेस्ट का जो रिवर्स है उनको आप मार्क कीजिए अपने एटलास के ऊपर में, और जिससे कि आप देखिए कि प्रॉपर वे के अंदर आपका रिवीजन है वो हो सके न्यूज़पेपर के थ्रू में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस का जो पर्सपेक्टिव से कुछ टॉपिक्स हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे, इनके रिगार्डिंग में भी आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो होना चाहिए। फर्स्ट आप देखिए स्टूडेंट्स, आपको जो भोपाल गैस ट्रेजिडी है 1984 का ये ट्रेजिडी है, 1984 का ये ट्रेजिडी है।
अब इनका जो वेस्ट है उसको बेसिकली इंदौर के पास में एक जगह है पीथमपुर, तो भोपाल का जो यूनियन कार्बाइड नाम का जो कंपनी हुआ करता था उनके प्रमाइस से पीथमपुर के लिए इसको ट्रांसफ़र किया गया वेस्ट को, वहाँ के लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। तो स्टूडेंट्स बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन क्या होना चाहिए, भोपाल गैस ट्रेजेडी के अंदर में किस गैस का लीकेज हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनाइड का लीकेज हुआ था। यूनियन कार्बाइड नाम का जो कंपनी है उनके द्वारा आप देखिए कि जो पेस्टिसाइड्स है वो बनाए जाते थे एग्रीकल्चर के पर्सपेक्टिव से, और उसी के अंदर में वाटर के साथ में जब साइनाइड का रिएक्शन हुआ तो वहाँ पे गैस है वो डेवलप होती है, मिथाइल आइसोसाइनाइड उसको हम जाना करते हैं। उसी का लीकेज के थ्रू मोर देन 5000 के आसपास जो पर्सनस हैं उनको इन्फेक्ट है, जो कैजुअलिटीज़ हैं उसको ऑब्जर्व किया गया था उस दौरान में। अब उस वेस्ट को जब डिप्लॉय किया गया है, उसका वेस्ट को आप देखिए कि कंप्लीट वे के अंदर में ट्रीट करने के पर्सपेक्टिव से तो लोगों के द्वारा प्रोटेस्ट है वो किया गया। स्टूडेंट्स वेस्ट का जो यहाँ पे जो डिस्पोजल प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग में भी आपको जानकारी होना चाहिए। 2-3 प्रोसेस हैं वो हुआ करते हैं जिसके थ्रू वेस्ट है उसको जलाया जाता है। एक तो आप देखिए कि 1200 डिग्री का जो सेंटीग्रेड का जो टेम्परेचर है वहाँ पे उसको जलाया जाएगा। काफ़ी बार ऑक्सीजन का जो एब्सेंस के अंदर भी जो उसका जो डिस्पोजल प्रोसेस है उसको कैरी आउट किया जाता है। तो इनके डिफरेंट डिफरेंट जो नेमिंग प्रोसेस है जो कि हमारे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल्स हैं उसके अंदर उसके बारे में मेंशन है। स्टूडेंट्स ऐसे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं वैसे यूपीएससी के द्वारा, जैसे कि आप देखिए कि जो प्रोड्यूसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस जो कलेक्ट है वो किया जाए, कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से उसको जानते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि किसी भी प्रोड्यूसर के द्वारा कोई प्लास्टिक का पेपर यहाँ पे डेवलप किया गया, उसके अंदर कोई यहाँ पे आइटम है, तो बेसिकली आप देखिए कि जो प्लास्टिक का पेपर है उसको प्रोड्यूसर का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको कलेक्ट किया जाए किसी ना किसी तरीके से, तो उसको इस रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर ऐड करते हैं। ऐसा क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा 2019 के समय पूछ लिया गया था कि हमारे कौन से ऐसे रूल्स हैं जहाँ पे इसके बारे में मेंशन है वो किया गया है। फॉरेस्ट रिपोर्ट आप देखिए कि हमारा जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है उसके द्वारा रिलीज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में। टोटल हमारा जो ट्री कवर है, फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज हुआ है, वेरी डेंस का जो फॉरेस्ट एरिया है वो भी इंक्रीज है वो हुआ है। तो उसी के जो डाटाज हैं वो आपको अच्छे से याद करने हैं। इसके रिगार्डिंग में संडे का जो न्यूज़पेपर था उसके अंदर इसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया था फॉरेस्ट रिपोर्ट की रिगार्डिंग में, 5 जो जनवरी का जो संडे का न्यूज़पेपर है वहाँ पे। तो वो आपको अच्छे से उसके जो डाटाज हैं वो अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस वो पूछ लिए जाएंगे क्योंकि रिपोर्ट है वो रिसेंटली रिलीज हुआ है। वेमनाड लेक है जो कि केरल के वहाँ पे सिचुएटेड है। काफ़ी बार आप देखिए कि वेमनाड लेक है अपना जो बोट का जो रेस हुआ करता है जिसको कि हम नेहरू ट्रॉफी वहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है उसके नाम से भी जानते हैं। तो वेमनाड लेक उस वजह से भी न्यूज़ के अंदर में था और वहाँ पे पोल्यूशन लेवल इंक्रीज हुआ है इस वजह से भी। तो वेमनाड लेक आपको ये पता होना चाहिए कि केरल के वहाँ पे जो सिचुएटेड हमारी जो रामसर साइट्स हैं उसके अंदर में वन ऑफ द ये रामसर साइट है, वेमनाड का जो लेक है केरल के वहाँ पे है। 2 अदर जो रामसर साइट्स हैं वो कौन सा है, और एक कुट्टानाड का एरिया है कि वेमनाड लेक का ही जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे। कुट्टानाड के अंदर में आप देखिए कि जो बिलो द सी राइस फार्मिंग का एक प्रैक्टिस हुआ करता है जिसको कि जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है रोम के वहाँ पे सिचुएटेड, उसके द्वारा जो एग्रीकल्चर का एक हेरिटेज प्रैक्टिस है उसके रूप से भी उसको रिकॉग्नाइज है वो किया गया था। तो क्या स्टूडेंट्स केरल के वहाँ पे जो सिचुएटेड अदर रामसर साइट्स हैं वो क्या सस्टम कोटा है, अस्तामुडी नाम का जो साइट है वो है। तो ये आप एक बार ज़रूर से रेफ़र करना है आपको। कुछ टाइगर रिजर्व हैं वो न्यूज़ के अंदर में थे जिसके अंदर बेसिकली आप देखिए कि एक टाइगरस हैं जिनको कि टडोबा अंधेरी नाम का जो टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र के वहाँ से उसको ट्रांसलोकेट है वो किया गया था उड़ीसा के वहाँ पे। महाराष्ट्र से कहाँ पे किया गया था, उड़ीसा के वहाँ पे सिमलीपाल के अंदर में। वहाँ से उसका री रिलीज होता है वो आउटर एरियाज़ के अंदर में। आप देखिए उसका मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के वहाँ पे। तो उसकी वजह से ये टॉपिक कंटिन्यूस न्यूज़ के अंदर में था। सेकंड आप देखिए कि राजस्थान के अंदर में जो सरिस्का का जो एरिया है, रणथंबोर का एरिया है, वहाँ पे जो टाइगर्स का जो अटैक का जो न्यूज़ है वो देखने के लिए मिला था कि जो मिसिंग टाइगर्स का न्यूज़ है, अटैक का जो न्यूज़ है। तो इस वजह से आपको जो टाइगर्स का जो पॉपुलेशन है टोटली हमारे यहाँ पे जो सेंसस कंडक्ट होता है समय समय पे, और हाईएस्ट किस स्टेट के अंदर में है, हाईएस्ट आपको मध्य प्रदेश के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। एमपी के वहाँ पे हाईएस्ट टाइगर्स का जो पॉपुलेशन
टोटल आप देखिए कि जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा 9 टाइगर रिजर्व्स हैं जो नोटिफाई किए गए हैं मध्य प्रदेश के, वहाँ पे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 8 टाइगर रिजर्व्स है जिनको कि आप देखिए कि इम्प्लीमेंट है वो भी किया गया। एक अभी जो माधव जो नेशनल पार्क के वहाँ पे जो टाइगर रिजर्व्स का जो बेसिकली क्लेरिफिकेशन है उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया गया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो टाइगर्स कंटिन्यूअस न्यूज के अंदर में है, आपको टाइगर रिजर्व्स के बारे में जानकारी होना चाहिए। एनटीसीए जिसको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को ही अमेंड करते हुए 2006 के समय इम्प्लीमेंट है वो किया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, पलास कैट के बारे में है, मंगोलिया के वहाँ पे पाई जाती है। वहाँ पे आप देखिए कि डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल्स हैं वो भी मिला करते हैं जिनके 2 हम्प्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे। मंगोलिया कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेशन के बेस के पर्सपेक्टिव से भी इसको हम रीड कर सकते हैं। मंगोलिया स्टूडेंट्स आप देखिए कि एक लैंडलॉक कंट्री है, नॉर्दर्न पार्ट के अंदर उसके रसिया है और सदर्न पार्ट के वहाँ पे उसके चाइना है। नॉर्दर्न पार्ट के अंदर रसिया है, सदर्न पार्ट के वहाँ पे चाइना है, लैंडलॉक कंट्री है, काफ़ी सारा उसका एरिया है वो आपको बर्फ के अंदर में, आइस के अंदर में देखने के लिए मिलेगा। अल्ताई सेन आप देखिए कि वहाँ पे जो माउंटेन है, माउंटेन रेंजेज हैं वो हुआ करती हैं। प्लास कैट वहीं का ही है जो मंगोलिया के वहाँ पे पाया करते हैं, नॉक्ट्यूर्नल है, नाइट के समय इसका जो एक्टिविटी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा प्लास कैट का। नेक्स्ट आप देखिए कि वहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ कैमल्स भी हैं, तो इंडिया के भी आप देखिए कि कैमल्स के रिगार्डिंग में यूपीएससी ने काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछा है। खराई कैमल्स हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं इंडिया के अंदर में, क्या वो गुजरात के अंदर पाए जाते हैं, कच्छ के अंदर में, या आप देखिए कि हमारा जो सुरू वैली का जो एरिया है कश्मीर के वहाँ पे, लद्दाख के वहाँ पे, क्या वहाँ पे प्रेजेंस है जो हमारे खराई कैमल्स हैं उनका। तो इसको आपको रीड करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। HMPV वायरस के बारे में है, जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के बारे में। और आज आप देखिए कि H5N1 का जो आउटब्रेक हुआ है कुछ एनिमल्स के रिगार्डिंग में, जिसको कि हम बर्ड फ्लू के नाम से जानते हैं। जिनोम इंडिया प्रोजेक्ट के पर्सपेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो हमारे जो 10,000 इंडियंस हैं उनका आप देखिए कि जो सैंपल्स हैं उनको कलेक्ट किया गया है, जिससे कि आने वाले समय में जो रिसर्च है उसको कैरी आउट किया जा सके, तो उसी के पर्सपेक्टिव से ये मेंशन है। HMPV आप देखिए कि इसके जो केसेज हैं वो इंक्रीज हुए थे। HMPV का जो केसेज आप देखिए कि ओरिजिन चाइना के वहाँ से है इसका। और अगर हम बात करें क्या इसके रिगार्डिंग में कोई वैक्सीन है, वैक्सीन का अवेलेबिलिटी नहीं है प्रेजेंट समय में। क्या किसी तरीके का कंसर्न्स है, कंसर्न्स को अभी आप देखिए कि रेज है वो नहीं किया गया है, नहीं बताया गया है प्रेजेंट समय में किसी भी तरीके का जो इसका जो मोर यहाँ पे जो डेंजरस सिचुएशन की रिगार्डिंग में, कि किसी भी तरीके का जो डेंजरस सिचुएशन है वो नहीं है हेल्थ के रिगार्डिंग में। H5N1 इन्फेक्शंस के बारे में डिस्कस करें, बर्ड फ्लू है बेसिकली, एनिमल्स के अंदर भी इसको डिटेक्ट किया गया। HMPV एंड H5N1 के बारे में आपको जो बेसिक इन्फॉर्मेशन ये होना चाहिए कि जब कोविड का आउटब्रेक हुआ तो उसके लेटर फेज के अंदर में वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग में डिस्कशन था कि हमें सिर्फ जो ह्यूमन बींग्स हैं उन्हीं की हेल्थ को यहाँ पे सर्विलेंस ना किया जाए, हेल्थ के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके द्वारा एनिमल्स का जो हेल्थ है उसको भी सर्विलेंस वो किया जाए, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी आउटब्रेक है उसको डिटेक्ट किया जा सके बेटर वे के अंदर में। तो H5N1 एंड HMPV के जो केसेज है उसके रिगार्डिंग में था, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन को रीड करना है। तो ये कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपको रीड करने चाहिए डिटेल के अंदर में, और इसी तरीके से आप वीकली बेसिस पे जब टॉपिक्स को प्रिपेयर करोगे तो आपका जो प्रिपरेशन लेवल है वो बूस्ट हो सकता है। आप देखिए कि आपको अच्छे से हार्डवर्क करने का जो ज़रूरत है वो होना चाहिए। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।